warm welcome to Target 95 our aim your education। टारगेट 95 लेके आया एक ऐसी सीरीज जिसमें अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट ना हो या फिर उसे रिवाइज करना हो उसके लिए सीरीज बहुत ही हेल्प करेगी। क्योंकि जब बोर्ड आता है ना तो उस टाइम हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो उस समय ये रिवीजन सीरीज बहुत ही हेल्प करेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। अगर ये 4 पिक्चरों को देखें तो हम लोग देखेंगे कि कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो गुड्स प्रोवाइड करती हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो सर्विस है। तो ये जो है एक्टिविटीज़ जो है ना, ये हम लोग के चारों ओर हम लोग देखते हैं, जैसे खेती बाड़ी वाला, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को चारों ओर दिखते हैं। तो इन्हीं सभी जो क्लासीफाई होते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं। तो ये क्लासीफाई होने को ही हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के सेक्टर होते हैं, तो जो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो ऑल एक्टिविटीज़ दैट गिव एन इनकम इन रिटर्न आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वह एक्टिविटी जो हम लोग को रिटर्न में, जो भी एक्टिविटी हम लोग करें उसके रिटर्न में हम लोग को इनकम मिले, उसी एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा फार्मर्स हो गए, जो पीपल जो होते हैं जो वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, बैंक्स में, स्कूल्स में, etc, जिनको रिटर्न में इनकम मिलता है, उसीलिए इस एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो क्लासिफाइड है अलग अलग सेक्टर में नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे। चलिए फिर आगे देखते हैं कौन कौन सा वह सेक्टर्स हैं जिसमें वह क्लासिफाइड है। जो सेक्टर है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करके, वह सब जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के कैटेगरी में आता है। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इस सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सभी जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक गुड का दूसरे गुड में, उसे ही हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे अगर हम लोग बात कर लें वेट, जो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता है, वेट जैसे गेहूँ बोलते हैं जिसे, तो वह जब उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में लाते हैं जैसे बिस्किट बनाने के लिए, तो वह हो जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। जब फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री में उसे चेंज किया जाता है वेट इनटू शुगर, उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो दूसरा अगर बात कर लें तो पॉइंट इसकी बात कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस सेक्टर का। एग्जांपल की बात कर लें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर बाय द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है शुगर केन का शुगर में फैक्ट्रीज में वर्कर्स के द्वारा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? तो ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूसिंग सर्विसेज विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो सभी जो प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं ना, जो प्रोड्यूस करते हैं सर्विसेज जो हेल्प करता है डेवलपमेंट करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, वो आता है टर्शियरी सेक्टर की कैटेगरी में। इस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। एग्जांपल में सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर, टीचर, लॉयर, etc, ये सभी आ जाएंगे टर्शियरी सेक्टर में। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि जो शुगर केन है, शुगर केन को अगर हम लोग देखते हैं कि ट्रॉली से जाता है, जहाँ पे मिल होता है वहाँ पे, चीनी मिल जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाकर वो कन्वर्ट होता है शुगर केन में, शुगर में। तो ये सब जब वहाँ से वो जाता है तो उसके लिए व्हीकल तो ज़रूरी होती है। तो व्हीकल जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है, जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, इसीलिए इसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। पढ़ेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। ये जो तीनों सेक्टर हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनका कंपेयर कैसे करें। तो दिस सेक्टर, जो ये जो तीनों सेक्टर है ना, आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन द वन अनदर। तो ये जो तीनों सेक्टर हैं वो हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट हैं। ये अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये हम लोग समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, फार्मर्स बाई अ गुड्स सच एज ट्रैक्टर, पंप सेट्स, फर्टिलाइजर
जो किस में आता है, तो जो फार्मर है वह अपना खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए उसे क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, पंप सेट चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, जो किस में है, वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो जो फार्मर है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा ना, जब वो खेती करेगा तो वह किस में हो जाएगा, वह प्राइमरी सेक्टर में हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे, जैसे टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर गुड जो प्राइमरी सेक्टर का है। और दूसरा अगर बात कर लें तो दिस शो डिपेंडेंस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। तो ये जो शो कर रहा है डिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर का सेकेंडरी सेक्टर पे। अब हम लोग बात कर लें, जो फार्मर्स जो है वांट टू सेल देयर आउटपुट एंड फॉर दिस दे नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जब वह फसल उगाया तो उसे उस आउटपुट को वो क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लगेंगी। तो ये शो कर रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो शो कर रहा है डिपेंडेंसी ऑन टर्शियरी सेक्टर पे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो कंपेयरिंग थ्री सेक्टर जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं चलेगा तो टर्शियरी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उत्पादन हो ही भी नहीं करेगा तो कैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चलेगा। तो अगर उत्पादन नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या, एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसीलिए तीनों जो हैं वो हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं। पहला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स एंड आर नॉट मींट फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि वह गुड्स और सर्विसेज जो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा और उसका जो फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात कर लें, जब वेट का प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ना, उसे हम लोग आगे पहुंचाते हैं, ये सब कुछ नहीं करते हैं। अब वहीं पे अगर ऐसे गुड्स जो होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें, जैसे बोल्ट हो गया, किसी नट हो गया, जिसे हम लोग नट बोल्ट ये सब बोलते हैं, ये जो टूल्स होती हैं इनका हम लोग काम करते हैं। इस बड़ा जो होता है जैसे बाइक बनाने के लिए, ये सब में जो छोटे सामान यूज होते हैं उस जो होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। जो छोटे छोटे सामान होते हैं जिनका हम लोग फर्दर यूज करते हैं, जो आगे हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज वह उसका मतलब कि वह गुड्स और सर्विसेज जिसका यूज किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए, उसे ही हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज बोलते हैं। जीडीपी, तो जीडीपी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, जिसको नहीं पता है वह जान ले। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर गिव्स द जीडीपी। तो जो वैल्यू होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो प्रोड्यूस होता है एक सेक्टर में एक पार्टिकुलर ईयर में, जो प्रोवाइड करता है टोटल प्रोडक्शन सभी सेक्टर का और उस ईयर का, और जब सम करते हैं उस प्रोडक्शन का तीनों सेक्टर में, वह देता है क्या, जीडीपी। अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन द थ्री सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तीनों सेक्टर में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1972 प्राइमरी सेक्टर वॉज प्रोमिनेंट इन इंडियन जीडीपी। इंडिपेंडेंस के बाद और 1972 तक जो प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो क्या था, वो प्रोमिनेंट था इंडियन जीडीपी में। लेकिन एज फार्मिंग मेथड्स वर इम्प्रूव्ड एंड सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, पीपल चैनलाइज देयर एनर्जी टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। फार्मिंग मेथड जो था वो इम्प्रूव हुआ और जो सरप्लस फूड थे वो प्रोड्यूस हुए हैं, जो लोग चैनलाइज किए अपने एनर्जी को टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। वेरी सुन सेकेंडरी सेक्टर गेट प्रोमिनेंस। जल्द ही जो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रोमिनेंस में आ गया था बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि जो डेवलपमेंट जो था ना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टर्शरी सेक्टर गेट प्रोमिनेंस। देन जो टर्शरी सेक्टर जो था वो प्रोमिनेंस में आ गया, क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इसका भी डेवलप हुआ, जिससे टर्शरी सेक्टर भी प्रोमिनेंस में आ गया। हम लोग बात करेंगे राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। जो इम्पोर्टेंस है टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन में वह बढ़ा, राइज हुआ ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 से 74 तक एंड
2013 से 14 तक वाइल प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर गेंड एक्सटेंड, जब प्रोडक्शन था इन तीनों सेक्टर में वो एक्सटेंड हो रहा था। इट हैज़ इंक्रीज मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर, जो मतलब मोस्ट इंक्रीज हुआ टर्शियरी सेक्टर में। नाउ टर्शियरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। अब जो टर्शियरी सेक्टर जो है ना वो इमर्ज हुआ एक लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है ना इंडिया में। इट हैज़ रिप्लेस्ड प्राइमरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। वो क्या किया, वो रिप्लेस्ड किया प्राइमरी सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ जीडीपी में। बात करेंगे रीजन्स वाई टर्शियरी सेक्टर इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। वो क्या कारण है जिसके वजह से जो टर्शियरी सेक्टर है वो मोर इम्पॉर्टेंट है भारत में। इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज टू द पीपल। ये प्रोवाइड करता है बेसिक सर्विसेज लोगों को। एग्जाम्पल की बात कर लें, हॉस्पिटल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राम ETC। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड लाइक एक्टिविटीज़ आर वाइटल। कोई भी डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक्टिविटी का, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड जो है जैसे एक्टिविटीज़ जो है वो वाइटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चर का तो प्रोड्यूस होगा, उसको ट्रांसपोर्ट के ही द्वारा ना फैक्ट्री तक पहुंचाएगा। इसीलिए टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तीसरा, विद द इंक्रीज ऑफ इनकम लेवल ऑफ द पीपल मोर सर्विसेज वर नीडेड और डिमांडेड बाय द पीपल। जब इंक्रीज हुआ इनकम लेवल लोगों का तो बहुत सारे जो सर्विसेज जो है ना वो ज़रूरी हुए हैं और लोगों के द्वारा डिमांड किए गए। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम एसेंशियल। जो नए नए सर्विसेज जो बेस्ड है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पे वो एसेंशियल बने। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एट लार्ज नंबर। ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल में। देयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। कहाँ पे जो मोस्ट पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। तो द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ ए कंट्री वाज 74% बिटवीन 1974 से 75 तक एंड 49% इन 2011 से 12 तक। तो जो शेयर है प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में अपने देश की बात करें तो जो 74% था 1974 और 75 में, लेकिन वही 49% हो गया 2011 और 12 में। इन टूडेज एज द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर हैज़ इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज़ रिड्यूस। अगर आज की बात कर लें तो जो शेयर टर्शियरी सेक्टर का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ एक ग्रेट एक्सटेंट में, और वहीं पे जो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो रिड्यूस्ड हो गया। एट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। तभी भी जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल जो है ना अराउंड हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स पॉपुलेशन वो इंगेज्ड है किस में, प्राइमरी सेक्टर में। इट सिंपली शोज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। जो शो करता है क्या, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में। अब हम लोग आगे देखेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर इंगेज देन रिक्वायर्ड। वह सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं इंगेज्ड हैं, रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा इंगेज्ड हैं। यहाँ पे अगर यहाँ तक कि इफ़ यू टर्न पीपल आउट, अगर हम लोग लोगों को बाहर कर दें तो प्रोडक्शन विल बी नॉट अफेक्टेड। जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग खेत में बात कर लें तो उस खेत में अगर 5 लोगों का रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं तो वो क्या आ जाएंगे, जो और 5 लोग बचेंगे वह डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे। अगर हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ पार्टिकुलर सीजन इट इज़ एन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं पार्टिकुलर सीजन में, उसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर गेहूँ ये अलग अलग सीजन में होता है ना, जैसे गेहूं का, चावल का, ये सब अलग अलग सीजन में होते हैं, तो जो 2-3 महीने का हरदम जो गैप बचता है, फिर चावल के बाद गैप बचेगा, तो उसे ही हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि उस समय लोग जो होते हैं बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं और कुछ काम नहीं होता है, वह इंतज़ार करते हैं सही टाइम का। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट टर्म्स की बात कर लें, अगर छोटे टर्म की बात करें तो स्कीम्स लाइक मनरेगा 2005, जैसे स्कीम हो गया मनरेगा का 2005, 1/3 एम्प्लॉयमेंट रिजर्व फॉर वोमेन। जो 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिजर्व्ड है वोमेन के लिए। अगर लॉन्ग टर्म्स की बात करें तो बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे उनको काम देना। चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट्स
सस्ते एग्रीकल्चर क्रेडिट्स में सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज, जो इंडस्ट्रीज जो हैं उनको रूरल एरियाज में सेटिंग अप करने के लिए बाई ओपनिंग मोर स्कूल एंड कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज खोलने पर द्वारा, बाई ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल खोलने के द्वारा, इस तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और क्या वेरियस वेज हैं जो क्रिएट करेगा मोर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला, लोन्स कुड बी गिवन टू अ फार्मर टू बाई द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जो लोन्स हैं वह फार्मर्स को दिए जाएं जिससे वह बाई कर सकें एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। डैम्स कैन बी बिल्ड टू इरीगेट ड्राइज एरियाज, जो डैम्स जो हैं उनको बिल्ड किया जाए इरीगेट करने के लिए ड्राइज एरिया को। सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स कुड बी सब्सिडाइज, जो सीड्स हैं और फर्टिलाइजर जो हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए, बांटा जाए। स्टोरेज फैसिलिटी कुड बी प्रोवाइडेड, जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कुड बी इंक्रीज, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज की जाए। बात करेंगे मनरेगा के बारे में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक लॉ बनाया इम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू वर्क, जो 625 जिलों में इंडिया में सेटअप किया गया, उसको डेवलप्ड किया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा 2005। इसे हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। 2005 में जो हुआ था, लागू किया गया था। ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, वह लोग जो कर सकते हैं और उनको काम की बहुत ही ज़रूरत है, दे आर गारंटीड, उनको गारंटी दिया जाता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में फॉर अ ईयर, एक साल में, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस फी टू द पीपल, अगर गवर्नमेंट जो है वो फेल है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो वह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी या फिर फी देगी लोगों को। दिस एक्ट वुड गिव प्रेफरेंस टू द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड इन फ्यूचर, यह एक्ट जो है ना वह प्रेफरेंस देगा वर्क के लिए जो हेल्प करेगा इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन लैंड से फ्यूचर में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना उनको हम लोग क्लासीफाइड करते हैं 2 सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ क्लियरली रिटन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्रीमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर वह सेक्टर होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है एम्प्लॉयमेंट का, जो क्लियरली रिटन होता है रूल्स रिक्रूटमेंट के लिए और एग्रीमेंट के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, ये जो अनऑर्गेनाइज सिस्टम जो होता है ना एम्प्लॉयमेंट का, जो एग्जिस्ट करता है मेयरली ऑन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका हम लोग नॉर्मल एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा आपका जैसे कंपनियां हो गई। वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर बात कर लें तो जो रोडे पे ठेले लगते हैं जैसे फुल्की का, ये सब को जिसको फुल्की पसंद है वो जल्दी से जाए लाइक करे, ये सब जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। फीचर्स क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर के? फॉलो सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीड्यूर सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टमेटिक रूल और प्रोसीड्यूर्स सेट किया जाता है जो फॉलो होता है लोगों के द्वारा। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, ये रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के अंडर में। फिक्स सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ विथ इंसेंटिव्स एंड पॉक्स, जो फिक्स सैलरी दिया जाता है एंड ऑफ मंथ में एक इंसेंटिव और पक्ष के साथ। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड डिसेंट वर्क एटमॉस्फेयर, एक वर्किंग आवर फिक्स्ड होता है और डिसेंट वर्क एटमॉस्फेयर में। बेनिफिट्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव, पेड हॉलीडेज, पीएफ, ग्रेट्युटी, मेडिकल अलाउंस etc। बेनिफिट्स की बात कर ले तो जॉब सिक्योरिटी रहता है, पेड लीव मिलता है, पेड हॉलीडेज मिलता है, पीएफ मिलता है, ग्रेट्युटी मिलता है, मेडिकल अलाउंसेज मिलता है, ये सब जो बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में।
कोई भी सिस्टमेटिक रूल्स और प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं किए जाते हैं। इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से बाहर होता है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। सैलरी भी फिक्स नहीं होती है। रिस्क ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, जो जॉब का जो रिस्क होता है ना, वो जॉब इनसिक्योरिटी होता है। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव एट एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न, बिना कारण के लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं काम को छोड़ने के लिए। वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते हैं। जो वर्किंग इन्वायरमेंट जो होता है मोस्टली क्या होता है, कंजेस्टेड एरिया होता है और अनहाइजेनिक होता है। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना वो क्लासिफाइड हैं दो सेक्टर में, एक पब्लिक सेक्टर हो गया, एक प्राइवेट सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। जो गवर्नमेंट जो है ना वो मोस्ट ऑफ द एसेट्स ओन करती हैं और प्रोवाइड करती हैं सभी सर्विसेज। देयर मेन मोटिव इज पब्लिक वेलफेयर, उनका जो मेन मोटिव जो होता है वो पब्लिक का कल्याण होता है एंड देन अर्निंग प्रॉफिट, और कुछ प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जांपल की बात कर लें, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एटीसी, ये सभी जो है वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनियाँ जो होती हैं ना, उनके शिप में जो ओनरशिप है एसेट्स और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज उनके हाथ में है। उनका जो सोल मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो हो गया टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया, ये सभी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। क्या वो पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया का है, ये जानने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आओ, जल्दी जाओ करके आओ, उसके बाद हम पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। पहला, इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रमोट करता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएशन और एक्सपेंशन करके किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये क्रिएट करता है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए। ये जनरेट करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। ये इंकरेज करता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम और कॉटेज इंडस्ट्री का। ये इंश्योर करता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट में। ये कंट्रीब्यूट करता है एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विया हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज। ये प्रोवाइड करता है हम लोग को एक बेसिक फैसिलिटी जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, चीप हो गया, चीप इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फेयर प्राइसेस शॉप्स हो गई, etc। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कर दो यार, तुम्हारे घर से क्या जाता है, कर दो। अगर अच्छा समझ में आया हो तो कर दो ये, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना सब सब्जेक्ट हो जाता है ना, क्या क्या रिवाइज करोगे, तो उस समय रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कम समय में रिवाइज करना इज़ बहुत ही डिफरेंट। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।